जय हिंद दोस्तों। तो आज क्लास हम लोग ये सारे क्वेश्चन करेंगे जो भारतीय संविधान के अपने आर्मी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। और साथ साथ दोस्तों ये जो डेली क्लास रहेगी अपने इसी टाइम यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे मैं करूंगा सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं सबसे पहले वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और उसी के साथ साथ मैं वो सारे पॉइंट भी आपको बताऊंगा कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मान चलना दोस्तों, जो आपका भारतीय संविधान है इसके आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे हमेशा यहाँ पूछे जाते हैं। और इस क्लास में दोस्तों मैं क्या करूंगा ना, मैं इसके जो भारतीय संविधान है इसके टोटल में आपको मान चलना 160 क्वेश्चन कराऊंगा। और जो आपके 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इसी 160 क्वेश्चन से ही आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। बस बात इतनी रहेगी, जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये 160 क्वेश्चन आप नोट करना, इसके आप नोट्स जरूर बनाना। जो मैं डेली क्लास यहाँ पे कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उसके पहली बात तो आप इसके नोट्स बनाना और ये सारे क्वेश्चन नोट करना। और उसके बाद जो मैं इसके आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं वो सारे चीजें आप नोट करते चलो, आपके एग्जाम से यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज क्लास में यानी ये मान चलना जो 160 क्वेश्चन हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं ये आप सारे बच्चों के पास ये क्वेश्चन बने बनाए होने चाहिए। और जो पॉइंट नोट कराओ सारे पॉइंट आप यहाँ के नोट करिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते आज की जो हमारी क्लास की पहला क्वेश्चन हमारा आता है। इसमें जैसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो कितने वर्ष तक, यहाँ में पूछा जा रहा है कितने वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं और ये आपका अंबाला ARO में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। आप सीधा सीधा डालिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो मैं आपको 160 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा इसी से आपके 2 क्वेश्चन जो आपके पेपर पूछे जाते हैं वो आपके पेपर सीधे सीधे वहां पे देखने को मिलेंगे। बस ये सारे पॉइंट आपके वहां पे क्लियर होने चाहिए जो जो मैं आपको पॉइंट यहाँ बताता हुआ चलूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहले बता दीजिए, राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 से लेके 14 वर्ष। राइट आंसर क्या बता देंगे, 6 से लेके 14 वर्ष। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपका मान लो पूछा जा चुका अंबाला ARO में। और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में और आपके पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पे नोट कराऊंगा। आप ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट जरूर करिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों हम लोग क्या नोट करेंगे, पहला आप ये नोट करिएगा कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन था, कौन सा संशोधन, 86वां संविधान संविधान और जो आपको ये संशोधन, ये सारे पॉइंट दोस्तों आप नोट जरूर कर लेना। आपके सारे पॉइंट ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन है ये आपका कब हुआ था। तो ये कब हुआ था हम बताएंगे, ये आपका 2002 में, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और इसी जब संविधान संशोधन आपका ये हुआ था इसी में क्या हुआ, इसी में संविधान संशोधन जब हुआ तो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे, क्या 6 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, यहाँ पे ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करते चलना। आयु के समस्त बच्चे, आयु के समस्त बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। बच्चों को राज्य निशुल्क, बच्चों को क्या करें, राज्य जो क्या करेंगे निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करे, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करे। ये पॉइंट पहला आपका इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट हम यहाँ पे क्या जानेंगे, यह जो प्रावधान आपका संविधान के भाग 4, यह प्रावधान किसमें है, संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद नंबर 51 का 51 का में ये आपका दिया गया, 51 का में। और 11वें 51 का में क्या लिखेंगे यहाँ पे और नोट करना कि 11वें
11 क्या नोट किया, 11वें मौलिक कर्तव्य, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में आपका दिया गया। और एक पॉइंट यहाँ पे ये आप नोट कर लेना कि जो अनुच्छेद नंबर, और क्या नोट करें, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का के तहत किसमें दिया गया, ये आपका मौलिक अधिकार, किसमें दिया गया, ये आपका मौलिक अधिकार। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, जो मैंने ये आपको पॉइंट यहाँ पे नोट कराए, ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट करना। ये जो मैंने जितने पॉइंट आपके नोट कराए, ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो 6 से 14 वर्ष तक बच्चे हैं, इनको अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये अगर मौलिक अधिकार पूछा कि किस अनुच्छेद में आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये आएगा अनुच्छेद नंबर 21 के तहत आपका मौलिक अधिकार में दिया गया, या फिर आपको ये भाग 4 के अनुच्छेद नंबर 51 का के 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में दिया गया। अभी मैं सारे आपको ये जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से, ये भी मैं सारे पॉइंट आपको वहां पे नोट कराऊंगा। और अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 86वां संविधान संशोधन है, ये कब आपका आया था, हम क्या बताएंगे, ये आपका 2002 में आपका आया था। ये सारे पॉइंट आप नोट करना, सारे हमारे ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा ने को भारत के संविधान को अपनाया, यानी भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। और ये क्वेश्चन आपका रोहतक एआरओ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये हमारा पूछा गया था, और जिसके ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। इसका आप राइट आंसर क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आपका रोहतक एआरओ में पूछा गया था। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं और आपको वो सारे चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे हमारी पूछी जा सकती हैं। तो वो भी सारे चीजें मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूंगा, और ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या हमारे और किस तरह से पेपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे नोट कराऊंगा दोस्तों। बस जो मैं आपको ये 160 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बस ये 160 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, और जो पॉइंट यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ ये सारे नोट कर लेना। आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर वहां पे होने चाहिए। तो दोस्तों इसका तो हम लोगों ने जान लिया कि 26 नवंबर 1949 हमारा राइट आंसर आपका हो गया। तो दोस्तों पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, पहला पॉइंट आप यहाँ पे क्या जानेंगे, पहला नोट करना कि अगर कभी ये पूछा जाए कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ये जो संविधान सभा का गठन ये किस मिशन के तहत हुआ था, हम क्या बोलेंगे, ये आपका कैबिनेट मिशन। किस मिशन के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन। ये भी पेपर में क्वेश्चन हमारे पूछा जा चुका है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था किस मिशन के तहत हुआ था। अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम क्या बताएंगे, हम बता देंगे ये कैबिनेट मिशन के तहत वहां पे हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान सभा की पहली बैठक, कि जो संविधान सभा की अगर पूछ ले कि इसकी बताओ कि पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, हम क्या बताएंगे, पहली बैठक कब हुई थी, ये बता देंगे हम 9 दिसंबर 1946 को। अगर कभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, हम बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आपकी वहां पे हुई थी। और दोस्तों जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, पहली बैठक यहाँ पे कराई गई थी, और इसी में क्या किया गया था कि यहाँ पे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो हम लोग किसे बोले, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, तो यहाँ पे बता नाम क्या दे देंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद। क्या नाम देंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, इनको क्या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष वहां पे ये चुना गया था। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। अगर कभी ये पूछा जाए संविधान सभा का गठन यानी किस मिशन के तहत हुआ, हम बोलेंगे ये आपका कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। अगर कभी ये पूछा जाए कि पहली बैठक संविधान सभा कब हुई थी, हम बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर ये पूछा जाए
कि जो इस जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, हम बोलेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इन्हें कब चुना गया था, इन्हें चुना गया था जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करना, मैं जैसा बता रहा हूँ इसी 160 क्वेश्चन में वो सारे पॉइंट यहाँ पे कवर करा दूंगा, जहां से आपके 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसके लिए आपके कम से कम ये आपके 160 क्वेश्चन जो मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ, ये आपको सारे वहां पे नोट होने चाहिए। और इसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट इसके मैं और आपको नोट करा देता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगर कभी ये पूछा जाए, पहले हमने जान लिया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। अगर अब ये पूछ लिया जाए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दूसरी बैठक, अच्छा अब ये बताओ, तो हमने पहली बैठक जान ली, अब ये बताओ जो सेकंड बैठक थी, दूसरी बैठक, अब ये बताओ दूसरी बैठक कब हुई थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जो दूसरी बैठक, ये भी मैं आपको इसका पॉइंट भी आपको यहाँ पे नोट कराऊंगा। तो सबसे पहले जो आपकी दूसरी बैठक थी ये कब हुई थी, हम बताएंगे 11 दिसंबर 1946 कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा की जो आपकी दूसरी बैठक वहां पे हुई थी, और इसी में क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष के रूप में, यहाँ पे क्या लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्थायी अध्यक्ष की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अब बता दीजिए संविधान सभा की जो बैठक वहां पे हुई थी, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे। हमने अस्थायी अध्यक्ष का नाम नोट कर लिया। अब ये बताओ इसके स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, हम क्या बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएंगे, स्थायी अध्यक्ष आपके हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, और संविधान सभा की कौन सी बैठक में इनको चुना गया था। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया, और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वहां पे स्थायी अध्यक्ष को चुना गया। और दोनों लोगों के नाम मैंने आपको नोट कराए, दोनों पर्सन के नाम आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ पे हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको इन्हीं 160 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके मैं कंफर्म यहाँ पे करा दूंगा, लेकिन ये सारे पॉइंट आपके क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और क्या हम लोग नोट करेंगे जो अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट ये नोट करना है कि जो संविधान सभा द्वारा संविधान को कब मान लो अंगीकृत किया गया। अगर क्या पूछा जाए इसे कब अंगीकृत, संविधान सभा को कब आपका ये अंगीकृत किया गया, तो हम क्या बताएंगे, बता देंगे सीधे 26 नवंबर 1949। क्या बताएंगे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। और जब ये संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, तो इसमें कितने भाग थे। अब उस समय इसमें कितने भाग थे, तो भाग कितने हो जाएंगे, 22 भाग थे उस समय। और इसमें उस समय अनुच्छेद टोटल कितने थे, टोटल अनुच्छेद उस समय कितने थे, इसमें आपके 395 अनुच्छेद थे। और इसके बाद उस समय इसमें अनुसूचियां कितनी थी, इसमें अनुसूची अगर हमसे कभी पूछ लिए कि उस समय इसमें अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी, हम क्या बोल देंगे उस समय इसमें 8 अनुसूचियां आपकी यहाँ पे थी। और इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की ये बताओ अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक हम क्या बता देंगे, ये हुई थी आपकी 24 जनवरी। अंतिम बैठक कब हुई थी, हम क्या बताएंगे, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक हुई थी। और इसी जब ये आपकी अंतिम बैठक वहां पे हुई थी, तो यहाँ पे क्या किया गया कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति, यहाँ पे क्या लिख लेना कि प्रथम राष्ट्रपति किसको बना दिया गया, बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या लिखे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी पहले ये राष्ट्रपति बन गए थे। अगर कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, हम किसका नाम लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट हम लोग मार्क कर रहे हैं, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है जो सीधे सीधे हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप एक एक करके जरूर नोट करना। मैं तभी कहता हूं कि मैं इन्हीं 160 क्वेश्चनों से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ कंफर्म कराऊंगा। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सेकंड बैठक कब हुई, हम बताएंगे ये आपकी हो थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी।
और यहाँ पे क्या किया गया, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको वहां पे चुन लिया गया था। और आगे ये कभी पूछा गया तो संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था, हम क्या बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। और जब इसे स्वीकार वहां पे किया गया था, और उस समय क्या था, इसमें टोटल भागों की संख्या क्या थी, आपके 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। और अंतिम बैठक, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक कब हुई थी, हम क्या बता देंगे 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और जब संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक वहां पे कराई गई थी, तो वहां पे क्या हुआ, भारत जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां पे चुना गया था। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट जरूर कर लेना, आपके सारे पॉइंट ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इन 4 ऑप्शन बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये पालमपुर और में क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। एक तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करेंगे, और इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे नोट कराऊंगा, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, जहां से अक्सर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो यहाँ पे जो दोस्तों मैं डेली क्लासें कराऊंगा, आपको सारे पॉइंट चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो पाएगा। और इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 500। इसका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 500 दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। कि जो प्रत्येक राज्य होता है ना, अब यहाँ पे क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करना, ठीक है। पहला क्या नोट करेंगे, जो प्रत्येक राज्य की विधानसभा होती है, क्या होती है, प्रत्येक राज्य की, ये पॉइंट नोट कर सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि जो प्रत्येक राज्य की आपकी विधानसभा में अधिक से अधिक, यानी कि विधानसभा में अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं, अधिक से अधिक क्या लिखेंगे, क्या हो सकती है, ये आपकी 500 हो सकती है। अब यहीं पे कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कम से कम सदस्य, अगर ये हमसे पूछ लिया जाए कम से कम सदस्य, ये तो हमने जान लिया कि अधिक से अधिक सदस्य। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कम से कम सदस्य, तो हम लोग क्या राइट आंसर बताएंगे। तो जब कम से कम सदस्य हमसे पूछेगा तो हम लोग राइट आंसर क्या बोल देंगे, 60 सदस्य। यानी अधिक से अधिक आपके 500 सदस्य हो सकते हैं, और कम से कम कितने हो सकते हैं, आपके 60 सदस्य वहां पे हो सकते हैं। अगर कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्येक राज्य की जो आपकी विधानसभा है वहां पे कम से कम कितने सदस्य आपके हो सकते हैं, हम क्या राइट आंसर बताएंगे, 60 बताएंगे। दोस्तों ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट जरूर करना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो जाते हैं, तो सारे पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। और दोस्तों जो मैंने आपको ये कंप्लीट में नोट्स प्रोवाइड करा रखे ना, वहां पे जितने भी आपके आर्मी के एग्जाम हो, चाहे आपका जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, या जो भी आपके आर्मी के जितने आपके एग्जाम होते, वो सारे क्वेश्चन मैंने अपने एप्लीकेशन जो आपका एनए वाला है वहां पे उनकी सारी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी। वहां से उनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, चाहे आपका बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जीके हो, सारे क्वेश्चन आपके वहां पे मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी आपके आर्मी के एग्जाम वहां हुए, यहाँ पे हम लोग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे जो आपके पेपर पूछे जा चुके हैं, और क्या क्या हमारे लिए और चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, कुछ आपके यहाँ पे अपवाद भी हैं, यानी कुछ आपके अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद में क्या क्या नोट करेंगे, जैसे कि आपका एक गोवा राज्य क्या हो जाएगा, इसका आपका अपवाद हो जाएगा। अगला राज्य लिखना है जैसे कि मिजोरम राज्य, अगला राज्य क्या नोट करेंगे, जैसे कि मिजोरम राज्य, इसका अपवाद हो जाएगा। और इसके बाद नोट करना अगला राज्य कौन सा, सिक्किम, अगला राज्य क्या हम लोग नोट करेंगे, सिक्किम। ये क्या हो जाते हैं, राज्य इनके अपवाद हो जाते हैं, यानी इनके जो सदस्य है ना 60 से भी वहां पे कम होते हैं। ये 3 राज्य आपके यहाँ पे अपवाद हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो गोवा राज्य है, कि गोवा राज्य में सदस्यों की संख्या कितनी है, हम क्या बोलेंगे, गोवा राज्य में 40 सदस्य आपके हो जाएंगे। और वैसे मिजोरम राज्य में आपके कितने हो जाएंगे, 40 सदस्य हो जाएंगे। और सिक्किम राज्य में कितने सदस्य हो जाते हैं, यहाँ पे आपके 32 सदस्य आपके हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने नोट करा, ये नोट कर लेना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, कम से कम 60 हो सकते हैं। और ये अपवाद में ये 3 राज्य के नाम नोट कर लेना, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 आपके सदस्य यहाँ पे हो जाते हैं।
तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन की सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को के रूप में और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए थे और ये मांडी एआरओ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये हमारा पूछा गया था। तो इसका बताएंगे सारे बच्चे, इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्या इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इसका राइट दोस्तों हम लोग क्या बताएंगे, इसका हो जाएगा मौलिक अधिकारों को। ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे दिया गया क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को जो हमारा दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। काफी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर भी आ रहे हैं, तो आप लोग आंसर देते चलिएगा और क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट वो सारी मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ। ऐसे ही मैं सारी क्लासें आपके स्टार्ट कराने वाला हूँ। आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके, सारे मैं क्लासें अपनी स्टार्ट वहाँ पे करा दूंगा। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं डेली आपको ये सारी क्लासें मैं अपने यूट्यूब पे भी करा दूंगा वहाँ पे, कि आपको ये डेली क्लासें मिलती रहे और सारे पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करते थे, ताकि आपका एक ही बार में एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाए। बस आपको बस यही एक बात याद रखनी है कि जो चीजें आपको यहाँ बताई जा रही तो सारी आप पॉइंट नोट जरूर करते चलना, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे जैसे ही आपका एग्जाम लगेगा तो काफी ज्यादा दिक्कत आपको वहां पे देखने मिल जाएगी। तो सारे पॉइंट हम लोग ये चीजें यहाँ पे नोट भी करते हुए चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना कि अगर यहाँ पे बात हो रही मौलिक अधिकार की, जैसे बात हो रही, ठीक है, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, अगर ये कभी पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार ये लिया कहाँ गया है, कि जो मौलिक अधिकार के बारे में बात हो रही है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ये आपका मौलिक अधिकार ये आपके यहाँ पे लिए गए हैं। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों जो आपका ये जो दिया जा रहा है आपका मौलिक अधिकार, तो जो मौलिक अधिकार है ये किस भाग में आते हैं, तो मौलिक अधिकार किस भाग में आएंगे, हम क्या बोलेंगे, ये आपके भाग नंबर 3 में आपके आ जाते हैं। और वही पूछे कि किस अनुच्छेद में आते हैं। अगर अनुच्छेद हमसे पूछ लिया किस अनुच्छेद में आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 में इनका वर्णन वहां पे दिया गया है कि यहाँ पे क्या क्या हम पॉइंट याद करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बताएंगे ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो आपके मौलिक अधिकार है ये किस भाग में आते हैं, तो हम क्या बताएंगे, भाग 3 में आते हैं। और किस अनुच्छेद में आते हैं, हम बोलेंगे अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 में आपके मौलिक जो अधिकार यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनके बारे में सारा कुछ आपका बताया गया है। तो ये सारे पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, जो कि आपके ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हो जाती है। ये दोस्तों जो पॉइंट नोट करा रहा हूँ ना, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो यहाँ मैं क्वेश्चन आपको 160 कराने वाला हूँ, सारा 160 क्वेश्चन पहले आप ये क्वेश्चन नोट करिएगा। उसके बाद जो चीजें जो पॉइंट हमारे यहाँ बताए जा रहे हैं सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, जो कि आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे हो जाते हैं। और दोस्तों कुछ पॉइंट और मैं आपको नोट करा देता हूं जो आपका मौलिक अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। ये तो हमने जान लिया कि भाग 3 में आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो संविधान का भाग 3 है, क्या हम लोग नोट करेंगे, संविधान के भाग 3, संविधान के भाग जो आपका इसका 3 यहाँ पे दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाएगा, भारत का क्या बोलेंगे, भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से आपका ये जाना जाता है। एक पॉइंट ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट आप ये नोट करना कि जो आपका मूल संविधान था ना, वहां पे 7 मौलिक अधिकार थे, कि जो आपका मूल संविधान था क्या था, मूल। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत का मूल संविधान था क्या था, मूल संविधान, वहां पे मौलिक अधिकारों की संख्या क्या थी, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितनी थी, मौलिक अधिकार वहां पे आपके कितने दिए गए थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे उस समय आपके मौलिक अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार थे इनकी संख्या क्या थी, हम क्या बोलेंगे, इनकी संख्या उस समय कितनी थी, 7 थे। लेकिन वर्तमान में अगर आप पूछा जाए कि वर्तमान में क्या पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो आपके संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या अब इनकी क्या हो गई है, वर्तमान में संख्या कितनी बची है,
अब इनकी संख्या बची आपकी टोटल 6। कितनी बची? टोटल 6। एक जो आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार था उसे आपका विधिक अधिकार वहां पे कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, यहाँ पे आप ये नोट करना कि जो जब आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, क्या हुआ था? 44वां, ये पॉइंट नोट कर लेना कि जब आपका 44वां संविधान संशोधन, जब आपका 44वां संविधान संशोधन, अब ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1978 में। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हमारा यहाँ पे आपका ये हो जाता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। हम लोग क्या बोलेंगे, ये कब हुआ था? ये आपका 1978 में हुआ था। और जब आपका ये संविधान संशोधन हुआ था तो वहां पे क्या किया गया था? यहाँ पे जो आपका संपत्ति का अधिकार था, क्या था? संपत्ति। यहाँ पे जो आपका संपत्ति के अधिकार को क्या क्या हटा दिया गया? संपत्ति के संविधान जो आपका अधिकार को हटा दिया गया। क्या कर दिया? इसे आपको हटा दिया गया। और इसे कहाँ पे जोड़ दिया गया? इसे क्या किया गया? हटा दिया गया था। जो आपका संपत्ति का आपका अधिकार था इसे हटा दिया गया और इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसके बाद क्या किया? जब हटाया गया इसे भाग 12 में अनुच्छेद नंबर 300 का के अंतर्गत क्या किया गया? कानूनी अधिकार। इसे क्या कर दिया गया? इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। ये किसमें आपका आ गया? ये आपका आ गया कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। और इसी वजह से क्या हुआ था, जो आपके संविधानों की संख्या, जो आपके ये आप यहाँ पे जो आपके मेन अधिकारों की संख्या पहले 7 हुआ करती थी, अब वो क्या हो गई? 6 आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना कि जो संविधान का भाग 3 है इसे भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से आपका ये जाना जाता है। कि आपका एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि कभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाग मैंने कौन से भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या बताएंगे? भाग नंबर 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका मूल संविधान था उस समय मूल अधिकार, जो आपके मूल अधिकार थे वो कितने थे? हम बोलेंगे 7 थे। लेकिन वर्तमान का पूछ लिया जाए तो हम क्या बोलेंगे? आपकी संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि जो आपका 44वां संविधान संशोधन उस समय वहां पे हुआ था, तो वहां पे जो आपका संपत्ति का अधिकार होता था इसे क्या कर दिया? इसे हटा दिया गया। इसे क्या बना दिया? एक कानूनी यानी विधिक अधिकार बना दिया गया। और इसे क्या किया गया? भाग जो 12 में अनुच्छेद नंबर 300 का में इसे वहां पे जोड़ दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, जो कि आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ से ही आपके 2 क्वेश्चन मैं कंफर्म करा दूंगा, लेकिन ये सारे आप पॉइंट चीजें नोट करना, तभी आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। और ये आपका बेलगाम ARO में ये हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करना, पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना, उसके बाद जो मैं आपको पॉइंट चीजें नोट करा रहा हूँ सारी आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके ये हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नोट करेंगे राज्यसभा का उपाध्यक्ष। क्या नोट करेंगे? राज्यसभा का उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। काफी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर भी आ रहे हैं, यानी आपकी तैयारी सही चल रही है। बस जो चीजें मैं इसके पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ ना, सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट करना, वो भी सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट और आपको नोट करा देता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट करिए कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यहाँ पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे? पहला हम नोट करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। क्या नोट करेंगे? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का जो आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, क्या नोट करना? राज्यसभा का क्या नोट करना? राज्यसभा का पदेन। राज्यसभा का पदेन क्या होता है? सभापति। सभापति होता है। क्या होता है? सभापति आपका यहाँ पे होता है। और अनुच्छेद किस में आता है? ये आपका अनुच्छेद नंबर किस में आ जाएगा? अनुच्छेद नंबर 89 में आपका ये आ जाता है। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन
सभापति कौन होता है, तो हम क्या किसका नाम बताएंगे, हम बताएंगे जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति आपका ये हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंट नोट करना। अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं 160 क्वेश्चन हमारे 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएं, तो ये सारा क्वेश्चन नोट करना, और इसके बगल जो मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ वो पॉइंट आप एक बार नोट कर लें। बस यही 160 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर आपके हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और ये भी नोट कर लेना कि जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, क्या नोट करेंगे, जो आपका उपराष्ट्रपति, यहाँ पे हम लोग क्या नोट करेंगे, उपराष्ट्रपति, क्या नोट करेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्या लिखेंगे, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन और क्या लिखे, जो राज्यसभा का सभापति को भारत की जो संचित निधि से वेतन दिया जाए, अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि जो राज्यसभा का सभापति होता है इसको वेतन कहाँ से दिया जाता है, इनको अगर ये पूछ लिया जाए इसको वेतन कहाँ से दिया जाता है, हम क्या बोलेंगे कि जो राज्यसभा के सभापति को भारत की जो संचित निधि है, कहाँ से वेतन मिलता है, भारत की संचित निधि से इन लोगों को वेतन वहां पे दिया जाता है, कि राज्यसभा के सभापति को भारत की संचित निधि से आपका वेतन दिया जाता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है कि जो आपका राज्यसभा का सभापति कौन होता है, हम क्या बोलेंगे, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो आपका राज्यसभा का सभापति यहाँ पे हो जाता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लें। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद नंबर 89 के अंतर्गत हमारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। और यहाँ पे एक है राकेश भाई, ये हमसे पूछ रहे हैं क्या सर यहाँ से अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। भाई यहाँ मैं जितने आपको क्लासेस यहाँ पे करा रहा हूँ, जो जो पॉइंट यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, सारे आप पॉइंट चीजें नोट करिए। आपके एग्जाम से यहाँ से सारे क्वेश्चन मैं बताऊँ, बस आपको जो पॉइंट मैं आपको साइड में नोट कराऊँ ये आप एक बार क्लियर कर लेना। ऐसे ही आपका मान लो ये जैसे संविधान अपना क्लियर होता है, आपके इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो भी सारे मैं आपको वहां पे कराऊंगा। यानी कि मैं कंप्लीट आपके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, ताकि एग्जाम पहले सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। और बस आपको इतना याद रखना है कि जो पॉइंट है हम आपको करा रहे हैं, ये पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति सिद्धांतों से, हम लोग क्या बोल देंगे, बताएंगे भाग नंबर 4। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। और मान लो ये तो हमें पता होगा किस भाग नंबर, तो हमें पता होगा किस भाग में भाग नंबर पता हो गया हमें, भाग नंबर 4। और वहीं पे अगर ये पूछ लिया जाए अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में आएगा, अनुच्छेद हम लोग क्या बोलेंगे, अनुच्छेद नंबर बता देंगे, 36 लेके 51 तक हम लोग बता देंगे। और कभी आपसे ये क्वेश्चन एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि ये आपके कहाँ से दिए गए, आयरलैंड से। ये क्या लिखेंगे, एक पॉइंट हम लोग क्या नोट करेंगे, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, प्रेरित है। ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे। और इन्हें आपका न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये आपके कानून द्वारा प्रवर्तनीय आपके होते। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, हम क्या बोलेंगे, भाग नंबर 4 बोलेंगे। और अनुच्छेद क्या बोलेंगे, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 बोलेंगे। और जो आपके ये नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आयरलैंड देश के संविधान से ये आपके यहाँ पे प्रेरित आपके ये हो जाएंगे। तो ये सारे चीजें आप यहाँ पे नोट कर लेना, सारे पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। और ये आपका ये कहाँ, सिकंदराबाद ARO में ये हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से आपका संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोग क्या बोलेंगे अनुच्छेद नंबर 220। क्या बोलेंगे, अनुच्छेद नंबर 220। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों, और हमारे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन और हमसे यहाँ पूछ सकते हैं, मान लो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है, तो और हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन अपने पेपर पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ।
पहला पॉइंट आप ये यहाँ पे नोट करना कि जो आपका वित्त आयोग होता है, पहला क्या याद करेंगे, वित्त आयोग। पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे कि जो आपका वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ये बताओ। चाहे वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, हम क्या बोलेंगे, जो भारत का राष्ट्रपति है। क्या है, भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति है ये क्या करेगा, ये आपका वित्त आयोग का वहां पे गठन करता है। एक पॉइंट ये हमें पता होना चाहिए। और दोस्तों जो आपका ये वित्त आयोग होता है ये आपका संवैधानिक निकाय है। अगर कैसा निकाय है, अगर कभी हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ चाहिए कैसा निकाय है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा निकाय हो जाएगा, ये आपका एक संवैधानिक। कैसा निकाय हो जाएगा, ये आपका संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय होगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपके जो इसमें नोट करना कि आपका एक क्या होता है, इसमें अध्यक्ष। एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे चार क्या हो जाते हैं, चार आपके अन्य सदस्य। चार क्या हो जाएंगे, आपके अन्य सदस्य इसमें आपके ये हो जाते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका राज्य वित्त आयोग है, क्या राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य का जो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में आता है, किस अनुच्छेद के तहत आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनुच्छेद नंबर 243 झा के अंतर्गत आपका ये आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये पहले पॉइंट नोट करना जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, हम बोलेंगे राष्ट्रपति करता है। इसके बाद क्या अगला पॉइंट नोट करेंगे कि निकाय, बताओ ये कैसा निकाय है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका संवैधानिक आपका निकाय हो जाता है। और जिसमें क्या होता है, आपका एक अध्यक्ष होता है और चार अन्य आपके सदस्य हो जाते हैं। और जो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन का, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, हम बोलेंगे 243 झा के अंतर्गत आपका ये आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैं कुछ पॉइंट और यहाँ पे नोट कराता हूँ, ये अभी आप पॉइंट नोट कर लें जो कि आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ये हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आप यहाँ पे क्या नोट करना, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 15वें, कि अगर क्या पूछा जाए कि आपके 15वें वित्त आयोग, 15वें बता दो वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, इनका नाम बता दो। या फिर आपसे कभी ये एक पॉइंट पूछ लिया जाए कि जो 16वें वित्त आयोग, क्या पूछ लिया, 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष कौन आपके होंगे, कौन होंगे। ये दोनों पेपर में आपके इंपोर्टेंट मार्क कर लें, दोनों के दोनों आपके पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, दोनों हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि अगर 15वें वित्त आयोग का पूछा जाएगा, हम किसका नाम बताएंगे, तो यहाँ पे नाम किसका ले लेंगे, वो नाम लेंगे NK सिंह। किसका नाम लेंगे यहाँ पे, NK सिंह। किसका नाम बता देंगे, हम बताएंगे NK सिंह जो थे, या जो 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो 2021 से लेकर 2026 तक इनका कार्यकाल वहां पे है। और वहीं पे अगर 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, किसको बनाया जाएगा, तो यहाँ पे किसका नाम लेंगे, यहाँ पे हम लोग नाम लेंगे डॉक्टर अरविंद। किसका नाम ले लेंगे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद नाम नोट कर लें, क्या होता है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इनको क्या किया जाएगा, इन्हें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट नोट करना, ये आपके दोनों पेपरों में क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं। कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, NK सिंह बोलेंगे। इनका कार्यकाल कब तक है, तो हम क्या बोलेंगे, यानी 2021 से 2026 तक इनका कार्यकाल है। और कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो हम किसका नाम ले लेंगे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का नाम हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये सारे चीजें आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। ये सारे पॉइंट आप चीजें यहाँ पे नोट करते हुए भी चलिएगा। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में ये चीज यहाँ बताई गई, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। और ये आपका जालंधर ARO में क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था।
तो बताइए यहाँ पे दिए 4 हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, कितने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। अब बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है। देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 20। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 20, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 20 यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपको ये अनुच्छेद नंबर 20 है ना, यहाँ पे जो अनुच्छेद नंबर आपका यहाँ पे 20 दिया जा रहा है, इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। इसमें आपको बताया गया पहला क्या बताया गया, पहला आपको ये बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक बार से अधिक क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि एक बार से अधिक आप दंडित नहीं कर सकते। एक बार से अधिक आप किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई मान लो जुर्म किया भी है तो उसे केवल आपको उस एक जुर्म के लिए आप उसे एक ही सजा वहां पे दे सकते हैं, इससे ज्यादा सजा आप वहां पे नहीं दे सकते। क्योंकि अनुच्छेद नंबर 20 में आपको सीधा सीधा बोला गया है कि एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार आप किसी व्यक्ति को वहां पे दंडित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बताया, दूसरा पॉइंट आपका ये बताया गया है कि अपराधी को अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी। कि जो कानून है उसी की सजा मिलेगी। कैसे मिलेगी, जो कानून आपका है, जो कानून है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसने सजा मान लो आज की डेट मान लो कोई सजा करती है, तो आज की डेट में उस समय क्या कानून चल रहा है उसके उसी के हिसाब से वहां पे सजा दी जाएगी। जैसे कि मान लो कोई ऐसा अपराधी होता है कि कोई मान लो केस वहां पे कर देता है, अब ये केस मान लो कोर्ट में चलता रहता है, उसमें आपके 4 या 5 साल लग जाते हैं। लेकिन 4-5 साल में क्या हुआ कि वो जो 4-5 साल बाद ऐसा हुआ कि मान लो वो आपकी जो प्रावधान था वहां पे सजा का वो बदल दिया गया, लेकिन आपको उस प्रावधान के तहत सजा नहीं दी जाएगी। आपने जब वो जुर्म वहां पे किया था उस समय क्या कानून था वहां पे, उसके तहत ही आपको वहां पे सजा सुनाई जाएगी। तो ये तो आपका दूसरी स्वतंत्रता यहाँ पे हो जाती है। और तीसरी क्या है यहाँ पे बताया गया, तीसरा आपको ये बताया गया है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि स्वयं के, यहाँ पे एक पॉइंट ये सीधा से नोट करना है कि स्वयं के विरुद्ध अब मान लो साक्षी है, स्वयं के लिए मान लो नहीं होता कि गुनाह कबूल करो। यानी कि आप मान लो किसी को इस बात पे बाध्य नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मान लो खुद मान लो ये कहे कि भाई तुमने गुनाह किया तुम इसके साक्षी बनो, तो ऐसा आप बिल्कुल वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद नंबर 20 है इसके 3 प्रकार क्या स्वतंत्रता दी गई है। तो पहली स्वतंत्रता हमारी क्या दी गई, पहले दी गई किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक आप उसे दंडित नहीं कर सकते हैं। और दूसरी क्या दिया जा रहा है, दूसरा दिया जा रहा है कि अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट में क्या बताया गया कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य आपका वहां पे नहीं किया जा सकता है। कि आप जबरदस्ती ये नहीं कह सकते हैं किसी व्यक्ति से भाई तुमने ये मान लो अपराध किया आप इसके खुद साक्षी बनो, इसके लिए आप किसी को बाध्य वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। और ये हमारे जबलपुर जडारो में क्या ये कई सारे आपके एआरओ जडारो रेस्टोरेंट भर्ती बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी आपकी यहाँ पे हो सकती है। शायद कोई बच्चा इसका गलत आंसर यहाँ पे देगा, वैसे बच्चों के आंसर आने स्टार्ट भी होंगे, बिल्कुल सभी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर हम लोग क्या बोल देंगे, ये बोल देंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर की राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी आपकी यहाँ पे हो सकती है, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना कि जो आपका राज्यसभा है किस अनुच्छेद में आता है। ये जो राज्यसभा है अगर पूछ ले किस अनुच्छेद में आएगा, हम क्या बोलेंगे अनुच्छेद नंबर क्या बता देंगे, यहाँ बताएंगे अनुच्छेद नंबर 80 के तहत आपका ये आ जाता है। और दोस्तों जो आपका ये राज्यसभा है, जो राज्यसभा होता है ये आपका उच्च सदन होता है।
तो सर राज्यों का परिषद भी कहते हैं, क्योंकि इसे कभी भी आपका भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आपका राज्यसभा में क्या क्या हम पॉइंट नोट करेंगे कि जो आपका ये राज्यसभा को उच्च सदन तथा और राज्यों परिषद भी कहते हैं, क्योंकि इसे कभी भी आपका भंग नहीं किया जाता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सदन ऐसी है जिसे हम कभी भी भंग नहीं कर सकते, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका राज्यसभा ही आपका हो जाता है। क्योंकि जो आपका लोकसभा होती है ये आपके हर 5 साल में बदलती रहती है, भंग होती रहती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी आपकी ये भंग वहां पे नहीं होती है। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपकी राज्यसभा है, कभी क्या पूछ लिया जाए कि जो राज्यसभा कि अगर जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, क्या जो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम आयु क्या पूछ लिया हमसे। पहला पॉइंट आप इसका यही एक नोट करिएगा, आपका पहला पॉइंट कि न्यूनतम आयु कितनी हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो हम न्यूनतम आयु यहाँ पे क्या बता देंगे, ये अपनी होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए 30 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। और कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, हम क्या बोलेंगे 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। पहले ये 3 पॉइंट नोट करना कि जो आपकी ये राज्यसभा है ये किस अनुच्छेद में आएगी, अनुच्छेद नंबर 80 में आपकी आ जाती है। और इसकी जो राज्यसभा क्या होती है, जो आपकी राज्यसभा जो सदस्य होते हैं इनकी न्यूनतम आयु क्या होती है, 30 वर्ष होती है। और वहीं पे जो आपके कार्यकाल होता है इनका क्या होता है, 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और वहीं पे अगर लोकसभा की बात करता है कि लोकसभा में न्यूनतम आयु क्या होती है, हम बताते हैं वहां 25 वर्ष आप बता देते। यहाँ बात चल रही है राज्यसभा की, अगर राज्यसभा का आपको सदस्य वहां बनना है, आपकी मिनिमम आयु 30 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल आपका होता है। कुछ पॉइंट और इसके आप यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपकी राज्यसभा है, क्या है राज्यसभा, जो आपकी ये राज्यसभा होती है इसमें आपकी अधिकतम संख्या राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या क्या होती है, ये आपकी 250 हो जाएगी, जो पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा ही गया है। लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, अगर क्या पूछ लिया जाए कि वर्तमान में टोटल कितने सदस्य अभी हैं, तो हम क्या बोलेंगे वर्तमान में आपके इसमें 245 क्या बता देंगे, 245 सदस्य इसमें आपके हो जाएंगे। और इन 245 में आपको जो 233 सदस्य हैं, क्या है 233 सदस्य हैं, ये क्या होता है विधानसभा से, ये क्या होते हैं विधानसभा से को निर्वाचित होते हैं। और इसके बाद जो इसमें आपके 12 सदस्य बनते हैं, 12 सदस्य जो यहाँ पे बनते हैं ये कौन से होते हैं, जो 12 सदस्य आपके यहाँ पे बनेंगे ये आपके हो जाते हैं जैसे कि कला, किस क्षेत्र के ये लोग होते हैं, जैसे कला हो गया और यहाँ पे साहित्य हो गया, कला लिख लेंगे, और कला हो गया, साहित्य हो गया, और ऐसे आपका विज्ञान हो गया, यानी विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र से उल्लेखित योगदान के लिए होता है। और इनको क्या करता है राष्ट्रपति, इनको के जो 12 सदस्य यहाँ पे होते हैं, कौन चुनाव इनका कौन कर सकता है, जो आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति इनको वहां पे चुनाव वहां पे कर सकता है। कि जो राज्यसभा में सदस्य कितने हो गए, 250 हो गए। पहला पॉइंट हम ये याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या याद करेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, हम क्या बोलेंगे 245 बोल देंगे। इन 245 में जो आपके ये 233 सदस्य होते हैं, ये क्या था विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होता है इनका। और इसके बाद जो आपके 12 सदस्य होते हैं, इनको क्या होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये किस क्षेत्र के होते हैं, ये आपका जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति इनका मनोनयन वहां पे करता है। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए, ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो जाते हैं। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्हीं 160 क्वेश्चन से मैं आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म करा दूंगा। लेकिन ये सारे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप यहाँ पे नोट करना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट करते चलना कि अगर आपको ये लगता है भाई हमें इसी बार अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप जितने दोस्तों अपनी क्लासें होंगी ना, सारे आप यहाँ पॉइंट नोट करते चलना। और ये डेली क्लासें अपनी अपनी कराई जाएंगी, तो सारी चीजें हम लोग ध्यान से नोट करेंगे और सभी चीजों का आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये आपका पुणे एआरओ में ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, पुणे एआरओ में। ये आपके क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में वहां पूछा गया था
कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित आपके किए जा सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, वो हो जाएगा आपका बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों होता है क्या ना, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 312 है, क्या है जो अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद नंबर क्या लिखेंगे 352, इसमें क्या बोला गया, राष्ट्रीय जो आपात है, यानी कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, जो इसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में दिया गया। और राष्ट्रीय आपात जैसे कि आपका युद्ध हो गया या बाहरी आक्रमण हो गया, इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान होगा कि आपके ये जो आपके मौलिक अधिकार होंगे वो सारे वहां पे समाप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन दो मौलिक अधिकार तब भी आपके वहां समाप्त नहीं होते, ये भी पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो अगर यहाँ पे ये याद करना है कि अनुच्छेद नंबर 252 जो आपका राष्ट्रीय आपात होता है के दौरान जीवन व व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़कर समस्त जितने भी आपके मूल अधिकार हैं सारे निलंबित वहां पे कर दिए जाते हैं। लेकिन कौन से दो समाप्त नहीं होते, ये आप नोट कर लेना। एक तो क्या आप नोट करेंगे यहाँ पे, पहला पॉइंट आप ये नोट कर लेना कि आपका जो यहाँ पे जीवन, पहला पॉइंट नोट कर लेना कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी क्या नोट करेंगे, व्यक्तिगत आपकी स्वतंत्रता, इन दोनों को छोड़ के आपके जितने भी मौलिक अधिकार है सारे आपके निरस्त वहां पे कर दिए जाते हैं। जब आपका ये अनुच्छेद नंबर 352 यानी जो राष्ट्रीय आपात काल लगता है, तो जितने हम लोग के मौलिक अधिकार होते हैं ना वो सारे के सारे आपके निरस्त वहां पे हो जाते हैं। लेकिन दो आपके ऐसे अधिकार होते हैं जो तब भी आपके निरस्त नहीं होते। पहला तो हो जाता है जीवन और दूसरा हो जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगर कभी ये पूछा जाए कि जो जीवन की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में आता है, तो हम लोग कौन सा अनुच्छेद बता देंगे, यहाँ बता देंगे अनुच्छेद नंबर आपका 20, अनुच्छेद नंबर 20 आ जाएगा। और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता हमारी होती है ये किस अनुच्छेद में आता है, ये आपका आएगा अनुच्छेद नंबर 21 में। ये किस में आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 21 में आ जाता है। यानी कि ये जो आपके ये यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं स्वतंत्रता, ये आपके मूल अधिकार, ये कभी भी आपके समाप्त नहीं होते हैं। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये बताओ जो जीवन की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में आता है, हम बोलेंगे अनुच्छेद नंबर 20 बता देंगे। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है ये किस अनुच्छेद में आएगा, तो हम लोग क्या बता देंगे, अनुच्छेद नंबर 21 हम लोग यहाँ पे बता देंगे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, सारे हमारे इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो जाती हैं जो कि सीधे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये 160 क्वेश्चन आप तैयार करना, आप एग्जाम 2 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को आपके एक पेपर में मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जैसे आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। और ये आपका कोलकाता ARO में क्वेश्चन पूछा गया था और जिनके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो। दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करना, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना कि अगर आपको लगता है कि भाई हमें इसी बार अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग बता देंगे अनुच्छेद नंबर 19 से 22, यानी 19 से 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है कि जो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 19 से 22 दिया गया, अगर हम ये बात करें कि जो आपका अनुच्छेद नंबर, ये बता दो अच्छा, अनुच्छेद नंबर 19 में किसके बारे में बताया गया, यह बताओ कि जो आपका अनुच्छेद नंबर 20 है इसमें क्या बताया गया, ये बता दो अच्छा कि जो आपका अनुच्छेद नंबर 21 है इसमें किसके बारे में बताया गया, अच्छा ये बता दो। या फिर जो अनुच्छेद नंबर 22 है इसमें किसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों जो आपका अनुच्छेद नंबर 19 है इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया स्वतंत्रता, क्या बताया गया, इसमें बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का हम लोग क्या बोल देंगे, इसमें बताया गया स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे नोट कर देंगे। और अनुच्छेद नंबर 20 आता है, इसमें क्या किसके बारे में बताया गया, इसमें बताया गया अभिव्यक्ति, इसमें हम लोग क्या बोल देंगे, इसमें हम बोल देंगे अभिव्यक्ति, क्या बोल देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद नंबर 21 मैंने अभी आपको नोट, इसमें क्या नोट कर लेना, यहाँ पे नोट करना कि दोष सिद्ध, यहाँ पे क्या नोट करने, यहाँ पे नोट करना कि दोष सिद्ध
के संबंध, दोस्त सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोस्त सिद्ध के संबंध में क्या लिख लेंगे, संरक्षण। ये आप पॉइंट नोट कर लेना। और अनुच्छेद नंबर 22 में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में आपकी जो गिरफ्तारी हो गई, निरोध का हो गया, संरक्षण, इसमें बारे में बताएगा कि अगर कभी पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है, हम क्या बोलेंगे, अनुच्छेद नंबर 19 से 22 बता देंगे। और किस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें आपकी ये बताएगी, सारी मैंने आपको यहाँ बता दी है। कि जो आपका अनुच्छेद नंबर 19 आएगा, इसमें क्या बताएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताएगा। अनुच्छेद नंबर 20 में क्या बताएंगे, दोस्त सिद्ध के संबंध में संरक्षण होगा। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या होगा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक, थोड़ा सही कर लेना, ये फिर से मैं नोट करा देता हूँ एक बार, ये सारे पॉइंट यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला जैसे आपका आया था 19, अनुच्छेद नंबर 19, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें आप अनुच्छेद नंबर आपका 19 आएगा, इसमें क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपका क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति, यहाँ पे नोट कर लेना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 20 में हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, दोष सिद्ध, इसमें क्या बोलेंगे, दोष सिद्ध, इसमें नोट करना, दोष सिद्ध के संबंध में, दोष सिद्ध के संबंध में। और अनुच्छेद नंबर 21 में क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे प्राण व दैहिक, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, क्या बोलेंगे, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद नंबर जो 22 आता है, अनुच्छेद 22 में क्या बोलेंगे, यानी कि जो आपका गिरफ्तारी हो गया और निरोध के उसमें संरक्षण, यहाँ पे क्या नोट कर लेना, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और निरोध, गिरफ्तारी और निरोध, विरोध कुछ भी कर लेना, निरोध की स्वतंत्रता, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो अनुच्छेद नंबर 21 है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, ये पेपर में कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है, भारतीय संसद से। और ये आपका पुणे ARO में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से। दोस्तों बस आप ये 160 क्वेश्चन तैयार कर लेना, 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे वो सारे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। यानी जितने भी आपके आर्मी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे मैं यहाँ पे आपके करा ही रहा हूँ, और साथ साथ मैं आपके इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रहा हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। तो ये सारे पॉइंट नोट करना और इनका रिवीजन आप जरूर वहां पे कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 79 से 122 आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर हम ये बात करें ना कि जो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संसद, अगर हम ये बात करें, अगर एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था कि ये जो संसद होता है कितने भागों से बना है, संसद कितने भागों से बना, हम इसके मान लो कितने अंग हो जाएंगे, संसद के अंग नोट कर लेना, संसद के अंग कितने हो जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, संसद के 3 अंग यहाँ पे आपके हो जाते हैं। कौन कौन से होता है, पहला अंग क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका राज्यसभा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा राज्यसभा, सेकंड क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। और थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हमारा हो जाएगा लोकसभा, थर्ड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये संसद आता है ना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, हम लोग क्या बोलेंगे, अनुच्छेद नंबर 79 के अंतर्गत आपका ये संसद यहाँ पे आ जाएगा। अनुच्छेद ये नोट जरूर कर लेना, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो हम अनुच्छेद नंबर 79 वहां पे बता देंगे। और इसके बाद अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद नंबर 80 जो आपका आता है, इसमें क्या बताया गया, अनुच्छेद नंबर 80 में आपको ये राज्यसभा के बारे में बताया गया। और इसके बाद जो लोकसभा है, इसमें अनुच्छेद नंबर 81 में आपका ये बताया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे एक एक करके सारे चीजें आप यहाँ पे नोट करना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके ये हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में यहाँ पे जो मैंने पॉइंट आपको नोट कराए, जितने मैंने क्वेश्चन आपके नोट कराए, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करना, इनके प्रैक्टिस करना, इनका रिवीजन करना।